नहीं बेटा, इतनी दूर काम के लिए जाने की क्या जरूरत है। यहाँ आसपास ही कोई नौकरी ढूंढ लेना। तुम तो जानती हो ना माँ, आज के जमाने के हिसाब से कितनी कम पढ़ी लिखी हूँ मैं, और इतनी कम पढ़ाई लिखाई से आजकल कोई नौकरी नहीं मिलती, और वहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। घर के हालात तो तुम्हें पता है ना माँ, प्लीज मुझे जाने दो। बहुत मुश्किल से ऐसा मौका मिला है। निधि एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उसके पिताजी एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए थे। उसका कोई बड़ा बहन या भाई भी नहीं था। 2 छोटी बहनें थी जिनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी निधि के कंधों पर ही थी। बेंगलुरु में एक नया होटल बना था जिसमें उसे साफ सफाई के लिए नौकरी मिल गई थी, और इतनी अच्छी जगह नौकरी मिली थी तो उसकी सैलरी भी अच्छी थी, और होटल वालों ने रहने के लिए सब सर्वेंट्स को अलग रूम भी दिया था। इसलिए निधि उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसने अपना सामान बांधा और बेंगलुरु के लिए निकल गई। शाम के लगभग 6:30 बजे तक वो वहां पहुंच गई। उसके साथ ही काफी सारी और लड़कियां भी वहां थी जिन्हें जॉब के लिए रखा गया था। उन्हें देखकर निधि को कुछ अच्छा सा महसूस हुआ कि वो वहां अकेली नहीं है। होटल का फ्लोर नंबर 6 आप लोगों के लिए ही है। अब 2 लड़कियां एक रूम में रह सकती है। आप अपने अपने रूम में जा सकते हो और कल सुबह से काम शुरू हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। रजिस्टर में रूम नंबर के अकॉर्डिंग लड़कियों के नाम पहले से ही लिख दिए गए थे। मैनेजर ने सबको चाबी थमाई और सब अपने अपने रूम में चले गए। निधि को 6th फ्लोर पर रूम नंबर 666 मिला था। निधि के साथ रूम शेयर करने के लिए एक और लड़की भी थी जिसका नाम शीतल था। शीतल ने जैसे ही रूम नंबर देखा तो उसका माथा ठनक गया। बाप रे, ये रूम में हमें ही मिलना था। इतना अशुभ नंबर। मेरा तो इस रूम के अंदर जाने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, ये नंबर शैतानी नंबर होता है। कितना अशुभ है ये। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस लोगों की बनाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। तुम लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो और अंदर चलो। निधि ने चाबी से रूम का दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर गए तो पूरे रूम में एक अजीब सी वाइब्रेशन थी, जैसे तो वो कमरा उनसे कुछ कहना चाहता है। रूम के अंदर जाते ही अचानक शीतल का सर भारी हो गया और वो सीधी ही बेड पर जाकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। अरे शीतल, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह से सर पकड़कर क्यों बैठ गई? पता नहीं यार, अचानक से मेरा सर इतना भारी हो गया। बहुत बुरी तरह से दर्द कर रहा है। क्या? अच्छा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास सर दर्द की दवाई है, तुम वह खा लो। निधि ने उसे दवाई दी और शीतल चादर ओढ़कर लेट गई। लेकिन अगले दिन तक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे बार बार उल्टियां हो रही थी और सर का दर्द इतना बढ़ गया था मानो तो सर जैसे फट ही जाएगा। उसकी हालत देखकर मैनेजर भी उनके रूम में आ गया। सॉरी सर, लेकिन मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। जब से आई हो तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है। आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती। ठीक है शीतल, अगर तुम्हें यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तुम किसी को इन्फॉर्म कर दो तो कोई तुम्हें यहाँ पर आकर ले जाएगा। मैं चलता हूँ। मैनेजर वहां से चला गया। तभी शीतल ने निधि से कहा, देखो निधि, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जरूर कुछ है। मैं तो आज यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम भी यहाँ से चले जाओ या इस रूम को चेंज कर लो, वरना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। शीतल की बात निधि को कुछ समझ नहीं आई। शीतल ने अपने घर पर इन्फॉर्म किया। उसके पापा तत्काल से ट्रेन की टिकट पर वहां आए और उससे अपने साथ लेकर चले गए। लेकिन शीतल की बात पर निधि ने अपना रूम नंबर चेंज कराने की बात मैनेजर से की, लेकिन सभी रूम्स फुल थे, तो मैनेजर निधि का रूम चेंज नहीं कर पाया। अब निधि रूम में अकेली थी। उसे अक्सर रात को गाने सुनने की आदत थी। पूरा दिन काम करके वो थक गई थी, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए उसने अपने फोन में गाने चला दिए और डांस करने लगी। उसे डांस करते हुए कुछ ही देर हुई थी, तभी उसे पर्दे के पास किसी की परछाई महसूस हुई। उसे लगा कि शायद वहां पर कोई है।
उसने जल्दी से फोन में चल रहा गाना बंद कर दिया। कोई है यहाँ पर? ये कैसी आवाज थी? देखो, अगर यहाँ पर कोई है तो बता दो, मुझे ऐसा गंदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बार उस आवाज को सुनकर निधि बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने जैसे तैसे हिम्मत की और पर्दे के पास जाकर पर्दे को हटाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां एक पुराना खिलौना पड़ा था जो चल रहा था। उसने वो खिलौना उठाया और उसे बंद करके टेबल पर रख दिया। वो जाकर हाँफती हुई अपने बिस्तर पर बैठी। हाँ, आज तो इस खिलौने ने मुझे डरा ही दिया था। मैं भी ना क्या क्या सोच रही थी। खैर, अब सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठकर काम भी तो करना है। निधि ने अपने फोन में सुबह के लिए अलार्म लगाया और वो सो गई। उसकी वो रात तो वहां पर शांति से बीत गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि अगले आने वाली रातों में उसके साथ क्या क्या होने वाला है। अगली रात वो फिर से गाने सुनकर अलार्म लगाकर सो गई। तभी नींद में उसके कानों में वही आवाज पड़ी। आवाज इतनी भयानक लग रही थी कि अचानक ही उसकी नींद टूट गई, और जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा वो देखकर तो मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से ही निकल गई। बहुत भयानक दिखने वाली औरत उसके बगल में उसकी तरफ चेहरा करके लेटी हुई थी और हंसते हुए एक टक उसी को देखे जा रही थी। निधि को लगा कि शायद कमरे में अंधेरे की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी फिर से उसके कानों में वही आवाज पड़ी। तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें कहा था कि यहां पर मत रहो, लेकिन तुमने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? कभी कभी लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। जब ये आवाज निधि के कानों में पड़ी तो उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि बार बार उसे ऐसे ही एक ही जैसे भ्रम नहीं हो सकते। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार उसके बगल में कोई नहीं था। तो वो जरा शांत हुई। वो करवट बदलने के लिए जैसे ही मुड़ने लगी तो उसके ऊपर लगे सीलिंग फैन पर वही औरत बैठी हुई थी। इससे पहले कि निधि कुछ समझ पाती, डर के मारे वो बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। ये गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आउच! यार, ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ जल रहा है। निधि उठकर वॉशरूम में गई, लेकिन जैसे ही उसने वॉश बेसिन पर लगे शीशे में खुद को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के खरोंच के निशान थे, और वो निशान इतने बड़े और गहरे थे कि निधि को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निशान उसकी गर्दन पर आए कहां से। तभी उसे अचानक रात को हुआ वो हादसा याद आ गया और उसकी रूह कांप गई। इसका मतलब कल जो भी मैंने देखा वो मेरा भ्रम नहीं था, वह सच था। और शीतल भी ठीक ही कह रही थी। मैं अब एक और पल भी यहाँ पर नहीं रुकूंगी, अभी अभी चली जाऊंगी यहाँ से। निधि वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगी। तभी उसके फोन पर उसकी मम्मी का फोन आया। बेटा श्रुति की तबीयत अचानक खराब हो गई है, पैसों की जरूरत है। अगर तेरा मैनेजर तुझे एडवांस दे सकता है तो एक बार बात कर ले, बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की। अपने माँ के मुंह से ये बात सुनकर तो निधि के मन में जो नौकरी छोड़ने का ख्याल चल रहा था वो अचानक ही निकल गया। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट की तो मैनेजर ने एडवांस पैसे भी दे दिए। निधि ने वो पैसे अपनी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए, लेकिन अब उसकी परेशानी और बढ़ गई। पहले कम से कम मैं जैसे तैसे नौकरी छोड़कर जा तो सकती थी, लेकिन अब एडवांस भी ले लिया। अब तो किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जा सकती। अब तो भगवान ही मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। निधि जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, इसलिए उसने आज रात को गाने चलाने के बजाय अपने फोन में हनुमान चालीसा चला दी और उसे चलने दिया। लगभग 40 बार हनुमान चालीसा चलती रही। उस रात निधि के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ ही नहीं। अब वो हर रात ऐसा ही करती। अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाकर वो सो जाती तो उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। 1 महीना बीत गया। तभी एक दिन अचानक उसके फ्लोर का पावर कट हो गया
और वो अपना फोन चार्ज नहीं कर पाई। रात को फोन चार्ज ना होने की वजह से वो फोन में हनुमान चालीसा भी नहीं लगा पाई। और उसी रात वो हुआ जिसका उसे डर था। उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम तो फंसोगी, और आज ही वो दिन है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों को भी मैंने खत्म कर दिया था। किसी को यह कमरा खोलना ही नहीं चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने यह कमरा खोलकर, और तुम्हें यह कमरा देकर आज की रात तुम्हारी इस कमरे में आखिरी रात होगी। तुम्हें भी मैं वही पहुंचा दूंगी जहां बाकी सबको पहुंचाया है। निधि ने उसकी पूरी बात सुनी कि वो उसके ठीक पीछे है, इसलिए वो उसकी तरफ मुड़ी। लेकिन निधि को देखते ही वो आत्मा उससे पीछे हटने लगी। मैं जानती थी किसी न किसी दिन ऐसा जरूर होगा, इसीलिए मैं बालाजी महाराज को धारण किया है। जय हो बालाजी महाराज। निधि ने अपने गले में बालाजी महाराज का लॉकेट धारण किया था जो उसकी रक्षा कर रहा था। लेकिन निधि उसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन है और क्यों वो उसी कमरे में भटक रही है। निधि ने हिम्मत करके पूछा, मैं इतना तो जानती हूँ कि कोई भी आत्मा अपनी मर्जी से इस तरह नहीं भटकती। जब पहली बार तुम्हें यहाँ देखा तभी समझ गई थी तुम यहाँ पर बन चुकी हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मुक्ति हो। मैं तुम्हारे लिए यज्ञ कराऊंगी, पाठ कराऊंगी और तुम्हें मुक्त कराऊंगी। नहीं, मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। जब तक मैं अपने गुनाहगारों को सजा नहीं दे देती तब तक मैं मुक्त नहीं होने वाली हूँ। न्याय? कैसा न्याय? किसने गलत किया तुम्हारे साथ? देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह भटकती रहो और अपने बदले की आग में बेगुनाह और निर्दोष लोगों को मारती रहो। तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम मेरी क्या ही मदद कर सकती हो? ये होटल मेरे पिताजी ने बनाया था और इसके आधे शेयर्स वो मेरे और मेरे भाई के नाम पर करने वाले थे। लेकिन मेरा भाई सारी प्रॉपर्टी को अकेले ही हथियाना चाहता था। इसलिए जब यह होटल बन रहा था तो एक दिन मुझे वह इस रूम में लेकर आया, रूम नंबर 666। बड़ी चालाकी से उसने मुझे खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर खिला दी। कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने मुझे मार डाला और मेरी मौत हो गई। बहुत ही आसानी से ऐसा रूप दे दिया जैसे मैंने खुद ही अपनी जान ले ली हो। पैसों के लालच में अपनी सगी बहन का ही कत्ल कर दिया था उसने। पैसों की आड़ में वह बच गया और कभी उसे उसके किए की सजा नहीं मिली। भले ही मेरी भटकती आत्मा के देर से वो इस होटल के कंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं करवा पाया और अतः आकर उसने यह होटल बेच दिया। लेकिन मेरी आत्मा तो यही पर थी। उसने मंत्रों के जरिए मेरी आत्मा को इस कमरे में बंद करा दिया। मेरी तो कोई गलती नहीं थी। बिन मौत मारी गई मैं, और आज वह अपनी जिंदगी को सुकून से जी रहा है। मैं आज भी मंत्रों की शक्ति से यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, वरना कब उसे खत्म कर दिया होता। कानून से तो उसे उसके किए की सजा नहीं मिली, लेकिन जब तक मैं उसे उसके किए की सजा नहीं दे देती मैं मुक्त नहीं होने वाली। उसकी बातें सुनकर निधि को भी उसके लिए बहुत बुरा लगा। निधि ने उससे कहा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने भाई से बदला लेने के लिए निर्दोष लोगों को मारो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं इस कमरे पर हुए मंत्रों से तुम्हें आजाद कराऊंगी और उसके बाद तुम अपने भाई से अपना बदला ले लेना। लेकिन तुम वादा करो कि उसके बाद तुम मुक्त हो जाओगी और फिर कभी निर्दोष की जान नहीं लोगी। मुझे बस मेरा बदला लेना है। वही कारण है जिसकी वजह से अभी तक भटक रही हूँ। बस मेरा बदला पूरा हो जाए तो मैं खुद ही मुक्त हो जाऊंगी। निधि ने उससे वादा किया, लेकिन वो उसे और देर संपर्क में नहीं रहना चाहती थी। इसलिए उसने खुद ही हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। हनुमान चालीसा के जाप से वो आत्मा वहां से गायब हो गई। अगले दिन निधि ने एक पंडित जी से बात की और पंडित जी ने वहां आकर रूम नंबर 666 पर लगे मंत्रों के बंधन को खोल दिया। जिस बदले के लिए वो आत्मा इतने सालों से तड़प रही थी, मंत्रों के बंधन से मुक्त होते ही उसने अपना बदला भी ले लिया। मंत्रों और पूजा पाठ के जरिए
पंडित जी ने उसकी आत्मा को मोक्ष दिला दिया और इतने सालों से रूम नंबर 666 में भटक रही वो आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई। एक कमरा था जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट सो रही थी। तभी उसके शरीर से चादर हटती है और अचानक ही उस लड़की की आंख खुल जाती है और जब वो उठकर देखती है तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़की एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। वो करवट लेती है कि तभी उसके मुंह के पास एक ऐसा साया आ जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की एकदम से लाइट जलाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज को फॉलो करती है और खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वैसे ही एक भयानक सा चेहरा उसके सामने आता है और वो लड़की अपना होश संभालते हुए उस कमरे से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और तभी एक काला साया उस लड़की का पैर खींचता है और उसे उल्टा पंखे में लटका देता है, जिसके बाद वो काला साया उसके गले को रौंदने लगता है और इस तरह वो लड़की अपनी जान वहीं गंवा देती है। कुछ साल बाद। अरे भैया, मेरे पास अब छुट्टे तो नहीं हैं। आप एक काम करो, सारे ही पैसे रख लो। एक तो मैं अपने कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ और अब आपकी ये छुट्टे की परेशानी। निकिता एक 22 साल की लड़की जो कोटा के कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो उसे कब से कोटा के कॉलेज में आना हो, या यूँ समझ लो उसको अपने परिवार से दूर रहने का एक मौका मिला था, जहाँ वो हॉस्टल के कमरे में अपनी पढ़ाई करने वाली थी और कुछ नए दोस्त बनाने वाली थी। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक था इसलिए। नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है वो अक्सर लेट ही हो जाता है। मैं अभी शामू को बुलाकर तुम्हारे कमरे की चाबी तुम्हें देता हूँ। प्रिंसिपल ने शामू को बुलाया और उससे कमरा नंबर 305 की चाबी लाने को कहा। कि सुनते ही उसके चेहरे से मानो पसीने टपकने लगे थे। वो बड़ी बड़ी डर से भरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। वो परेशान हो गया था, मानो चाबी नहीं उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसको एक शांत पुतले की तरह खड़े देख उन्होंने कहा, क्या हुआ शामू, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो बंद कमरा, वो तो बहुत समय से बंद है। उसकी चाबी किस लिए है? शी इज न्यू स्टूडेंट निकिता, कोई और रूम अवेलेबल नहीं है। तुम 305 की सफाई करवा कर इन्हें दे दो। जाइए मिस निकिता, शामू आपको रूम भी दिखा देगा और चाबी भी दे देगा। थैंक यू प्रिंसिपल। चले शामू? जी चलिए। घबराए हुए शामू से एक चाबी भी पकड़ी नहीं गई। वो कपकपाते हुए हाथों से चाबी निकिता को पकड़ाकर उसे रास्ता समझा के वहां से चला गया। उसकी ये हरकतें देखकर वो सोच में पड़ी थी, आखिर ऐसा भी क्या था 305 के कमरे में जिससे वो इतना डरा हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो अपने पैरों को 305 नंबर के कमरे की तरफ ले जा रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगे थे। वो उनके देखने के नजरिए से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके 305 कमरे तक पहुंच गई। उसने चाबी ली और बंद कमरे को खोला। कमरे के खुलते ही धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, जिससे वो चीखने लगी। वो अपने कमरे को देखने के लिए जितनी एक्साइटेड थी, कमरे के अंदर घुसते ही उसकी खुशी और डबल हो गई। OMG, विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा और सुंदर हॉस्टल का रूम मेरा होगा। अमेजिंग अमेजिंग, वन सेल्फी तो बनती है। वो कमरे में सेल्फी लेते हुए बालकनी में जा पहुंची और लंबी सांस लेकर खुश हुई। अब उसको कमरे की थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। सफाई के बाद उसने लंबी सांस लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। तभी कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज से वो अचानक डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो कॉरिडोर में गई और यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वो कमरे में गई और थोड़ी देर पढ़ाई के बाद सो गई। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे और कुछ लोगों के मुंह से उसने ये भी सुना कि अब अगला उसका नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर था जिसका निकिता को ही पता नहीं था। वो उस रात सभी स्टूडेंट्स की बातों के बारे में और उनके देखने के नजरिए के बारे में सोचने लगी। तभी उसको बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? देखो, अगर कोई मजाक है तो बाहर निकल के आओ, नहीं तो मैं कल प्रिंसिपल को बोल दूंगी। उसके देखने पर वहां कोई नहीं होता है। वो बालकनी में यहाँ से वहां देख रही होती है। उस वक्त उसके बाल भी खुले थे,
जब उसने बालकनी से झांककर नीचे की तरफ देखा तो उसे बालकनी से नीचे एक लड़की खून में लथपथ गिरी हुई नजर आई। इसको देखकर वो बहुत डर गई थी, मानो जैसे उस लड़की ने उस कमरे की बालकनी से ही छलांग लगाई हो। वो उसे देखकर इतना घबरा गई थी कि भागते हुए लिफ्ट से नीचे उस लड़की के पास जाने लगी, लेकिन लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और लिफ्ट भी रुक गई। ये क्या, लिफ्ट कैसे रुक गई? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। इतने में उस लिफ्ट में किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर निकिता की रूह तक डर से कांपने लगी थी। हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। अचानक लिफ्ट ऑन हुई और वो वापस अपने ही कमरे के फ्लोर पर आ गई। डर से उसने अपने कमरे में भागकर जाना ही सही समझा। जब वो वापस आई तो उसने बालकनी से फिर से झांक कर देखा, लेकिन इस बार उस लड़की की लाश वहां पर थी नहीं और ना ही एक खून का कतरा भी था। ये देख वो हैरान हो गई, मानो सब कुछ उसे एक वहम सा नजर आ रहा था। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो निकिता की लाश ठीक वहीं पड़ी थी जहां उसने किसी की बॉडी को देखा था। ये उसके लिए एक संकेत था। वो लाश जो उसने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद निकिता की ही थी। अरे अरे ये तो वही है, बेचारी मारी गई। मैंने बोला था साहब को वो बंद कमरा ना खुलवाओ। जब भी वो कमरा खुलता है किसी की मौत लेकर ही बंद होता है। अब और पता नहीं कितनी लाशों को देखना बाकी होगा। बेचारी मासूम लड़की। शामू को कुछ तो पता था कोटा के हॉस्टल के बंद कमरे के बारे में, जिसके बारे में प्रिंसिपल भी जानते थे। फिर भी उन्होंने इसी गलती को दोहराई। आप सभी जानते ही हो, अक्सर बुरी शक्तियां खाली जगहों को ही अपना डेरा बनाती हैं, या कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनका उनकी पसंदीदा जगह से लगाव होता है और वो आत्माएं उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से ही उस कोटा के बंद कमरे की कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1975 में हुई, जब कोटा के हॉस्टल में एक माही नाम की लड़की पढ़ने आई। सर, मेरा कमरा कौन सा है? यू आर द लकी गर्ल। तुम्हें कॉलेज का सबसे बेस्ट कमरा मिला है, क्योंकि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया। अब से 305 कमरा तुम्हारा हुआ। ओह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। ऐसा कमरा मेरी स्टडी के एनवायरनमेंट में काम आएगा। उसने चाबी ली और अपना बैग ढूंढ लेते हुए कमरा नंबर 305 को ढूंढ लिया। जब वो कमरा खोलने लगी तो कई स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, जिनमें से एक पायल नाम की लड़की उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, पहली बार कोटा आई हो शायद। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, फिर तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल के स्पर्श से ही माही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज आंखें बस उसको घूर रही थी। वो अपना हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कमरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे इतने सुंदर कमरे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसमें रसोई, बाथरूम और बहुत प्यारी बालकनी बनी हुई थी। वो पहले दिन से ही खुशी खुशी कमरे के एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी करने लगी थी। ज़्यादातर उसे बालकनी में स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद था। कुछ दिन बाद एक रात उस कमरे के बाहर उसके दरवाजे को किसी ने बजाया। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पायल थी। क्या हुआ पायल, इतनी रात में तुम यहाँ? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ यहाँ तुम्हारे कमरे में? ओह हाँ हाँ, ओके, आ जाओ। माही के बुलाने पर पायल कमरे के अंदर आते हुए कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुद में मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, बड़ी खुश हो गई हो? शायद कमरा तुम्हें बहुत पसंद आया। चलो बालकनी में बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। माही रसोई में कॉफी बना रही थी। इतने में पायल बालकनी से कोटा के नज़ारे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उस खुशी को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस कमरे में आना और रहना उसका एक सपना सा था। उसने कई बार प्रिंसिपल से कमरे के लिए रिक्वेस्ट की, बट उसे कमरा नहीं मिला। ये लो कॉफी। बालकनी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
तुम कितनी हमें खुश पूरा नसीब यकीन है हो दोस्तों कि तुम्हें ये कमरा मिला, आप लोगों को ये वरना तो कहानी कुछ जरूर लोग पसंद बस इस कमरे का सपना ही अगर आपके देखकर साथ रह भी गए। कुछ ऐसे अनकहे Actually, किस्से हो अगर चुके बुरा हैं ना मानो तो प्लीज हमारे क्या मैं साथ तुम्हारे शेयर साथ रह करें। सकती हूँ हम इस जरूर कमरे अपने में? चैनल पर उनको मैं पे कर दिखाएंगे। दूंगी तुम्हें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई सॉरी, है। मैं ये तो रूम प्लीज बिल्कुल भी हमारे शेयर वीडियो नहीं और करना चैनल को चाहती। शेयर एंड इस सब्सक्राइब रूम करें में बिल्कुल और बने रॉयल रहे वाली हमारे फीलिंग साथ आती ऐसे है। ही अनकहे और वैसे किस्से भी और मैं एक कहानियां रॉयल सुनने फैमिली के। से बिलोंग करती हूँ, तभी तो ये रूम मेरे डैड के कहने पर मुझे मिला है। ये सुनकर पायल को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जिस कमरे के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थी, उस कमरे में माही बिना पैसे दिए आराम से रह रही थी। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसने माही को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश की। माही खुद को बचा रही थी। इसी कश्मकश में वो दोनों ही उस कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद पायल की आत्मा ने उस कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। जीते जी जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो काम उसने मरने के बाद किया। जब भी कोई इस कमरे में रुकने आता, माही की आत्मा उसे मार देती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था और इसे रोकने के लिए कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक पंडित से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिए। लेकिन जब कई साल बाद निकिता ने उस बंद कमरे को खोला, तो पायल की आत्मा ने फिर से उस बंद कमरे पर कब्जा करने निकिता को भी मार दिया। जिसके बाद शामू ने एक पंडित को बुलाकर उस कमरे को दोबारा बंद करवाया और चाबी एक नदी किनारे ले जाकर फेंक दी। लोगों का मानना है पायल की आत्मा आज भी उसी कमरे में रहती है और वो उस कमरे में किसी को नहीं रहने देगी। तो इसी तरह कोटा के कॉलेज हॉस्टल के लाखों कमरों में से एक कमरा नंबर 305 हमेशा बंद रखा जाने लगा। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियाँ सुनने के